शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की। हम पहला एडिटोरियल हम देखेंगे यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच रिश्ते को ये बताता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस इसमें किया गया है सारे देश जो चाहते हैं कि वैश्विक जो ग्लोबल ग्लोबल तापमान है धरती का, वो जो राइज होते जा रहा है उसको कैसे करके हम डाउन कर सकते हैं। इसी के चक्कर में हाल ही में बहुत सारे देशों की एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग देशों ने अपने अपने हिसाब से एक टारगेट निर्धारित किया था। जैसे भारत ने कहा था हम 2070 आते तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट अचीव कर लेंगे। इसका मतलब ये है जितना इंडिया एमिट करेगा कार्बन उतना वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा कमिटमेंट किया गया था इंडिया के द्वारा। लेकिन इस मामले में इस प्रकार का जो डिसीजन लिया गया था ना, उस मामले में यूरोपियन यूनियन के कंट्री बहुत आगे रहे हैं। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन अपनी तरफ से खुद अपने आप को एक स्टेप आगे रख रहा है ना। तो उसने जो घोषणा करी थी उसमें एक बात का प्रावधान ये किया गया था, यूरोपियन यूनियन के भीतर यदि कहीं बाहर से कोई चीज़ आ रही है, कोई माल आ रहा है, तो हम उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगाएंगे। उसकी मैन्युफैक्चरिंग में या फिर उससे कितना कार्बन उत्सर्जित हो सकता है उस हिसाब से हम उसके ऊपर टैक्स लगाने वाले हैं और वो पैसा हम अपने पास रखेंगे, ऐसा यूरोपियन यूनियन का कहना है। ठीक है, वहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है आप ये जो फ्री और फेयर ट्रेड की प्रैक्टिस है उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, यदि वो टैक्स का जो पैसा है आप कलेक्ट कर रहे हो तो आप डेवलपिंग कंट्री को दीजिए ना, गरीब देशों को बांटिए आप, ताकि वो भी कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ आगे बढ़ सकें, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होने के लिए वो कुछ उपाय कर सकें, ऐसा डेवलपिंग कंट्री का कहना है। तो यूरोपियन यूनियन और जो भारत है उसके संबंध में किस प्रकार से वैश्विक गतिशीलता आ रही है उस बात को रेखांकित करता है ये आर्टिकल। ठीक है, तो रिसेंट जो प्रोग्रेस हुई है दोनों के अलायंस में, भारत और यूरोपियन यूनियन में, इससे ओपन हो गया है इस एक प्रोस्पेक्ट किसका, दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप है वो कस्टमाइज हो रही है, मतलब अनुकूलित होते जा रही है। इसके अलावा जो म्यूचुअल ग्रोथ है दोनों के बीच में, हम भी बढ़ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन भी बढ़ रहा है, वो देखने को मिल रही है। एक बात का और उल्लेख यहाँ पर किया गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। कुछ टाइम पहले दोनों के बीच में, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात छिड़ी थी, बीच में फिर वो ठंडे बस्ते में चली गई। अभी फिर से ये मुद्दा उठा है कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत चालू कर रहे हैं और इसमें जल्दी ही डिसीजन हम दोनों तरफ से नेगोशिएशन चालू हो जाएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। यूरोपियन यूनियन मतलब 28 देशों का एक समूह है दैट ऑपरेट ए कोहेसिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक, जो कि काम करता है इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा वहाँ की जो पॉलिटिकल व्यू है उसको स्थिर करने का भी एक काम करता है। ठीक है, इस समूह के 19 देश ऐसे हैं जो कि यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 9 यूरोपियन मेंबर्स जिसमें शामिल है बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन और यूके, ये यूरो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो यूरोपियन यूनियन है ये आखिर ग्रो कैसे करके हो रहा। डिज़ायर टू फॉर्म ए सिंगल यूरोपियन पॉलिटिकल एंटाइटी, पूरा ग्रुप एक राजनीतिक देश मान लीजिए आप इसको, है ना। और ये जो वारफेयर सिस्टम है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कल्मिनेटेड विथ वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जो यूरोप गिरा नीचे, जो यूरोप नीचे गिरा, इकोनॉमी उसकी दबी, उसको कैसे करके हम उठा सकें, यहीं से यूरोपियन यूनियन का जन्म होता है।
यूरोपियन यूनियन ने एक सिंगल मार्केट को डेवलप करा है, ठीक है, एक उसमें एक स्टैंडर्ड वाला सिस्टम लेके आया। सिंगल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है सब मेंबर स्टेट में, जहाँ पर मेंबर इस प्रकार के एक्ट के लिए एग्री भी हो गए हैं। अलग अलग इसके गोल बताए जाते हैं। हिस्ट्री की यदि हम बात कर लें तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो यूरोपियन को एक करने की बात छिड़ी थी, ताकि जो एकदम से जो नेशनलिज्म हो रहा है, उग्र राष्ट्रवाद हो रहा है, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जर्मनी हिटलर के चलते चलते, जिसको उग्र राष्ट्रवाद बोला जाता है, इस प्रकार का उग्र राष्ट्रवाद देखने को ना मिले। ये कब संभव है? जब हम सबको लगे कि हम पूरी एक ही यूनिट है। तो कभी भी कोई ये नहीं सोचेगा कि हमारा ही देश बढ़िया है, हमें लोग दबा रहे हैं, हमें अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर 1946 में क्या होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में विंस्टन चर्चिल ने क्या काम किया था, इसी ने एडवोकेटिंग करा था, वकालत करी थी इमरजेंस ऑफ ए यूनाइटेड ऑफ यूरोप की। सबसे पहली जो वकालत है, पहली बात जो मन में आई थी वो किसके आई थी? विंस्टन चर्चिल के। फिर 1952 में क्या होता है, यूरोपियन कोल और स्टील कमेटी ECSC की स्थापना की गई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस 1951 के अंतर्गत। कितने देश शामिल थे इसमें? 6 देश शामिल थे। उनका नाम रखा गया बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, ताकि फिर से अनाउंस किया जा सके उनकी सोवर्निटी को, है ना। और ये कैसे है, उनका जो कोल स्टील प्रोडक्शन है ना, एक कॉमन मार्केट में उपलब्ध होना चाहिए। हम उत्पादित कर रहे हैं, आप यहीं आओ, यहीं से खरीदो। पूरे देश एक मार्केट के रूप में होना चाहिए। फिर यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, जिसका नाम रखा गया था कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन कम्युनिटीज़। कब तक? 2009 तक। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1952 में, ये भी पेरिस ट्रीटी के अंतर्गत हुआ था। फिर आ जाता है यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, शॉर्टकट में EAEC या फिर यूरोटोम जिसको कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसको इस्टेब्लिश किया गया था यूरोटोम ट्रीटी 1957 के माध्यम से, ठीक है। इसका ओरिजिनल पर्पस क्या था? क्रिएट करना है स्पेशल मार्केट, किसके लिए? न्यूक्लियर पावर इन यूरोप के लिए, बाय डेवलपिंग न्यूक्लियर एनर्जी। ये कैसे करके संभव है? हमें यूरोप में न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करना है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम सारे मेंबर कंट्री को, है ना। और यदि सरप्लस आ जा रहा है मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी को, हम बाहर इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। फिर आता है यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी EEC। ये इसको क्रिएट किया गया था ट्रीटी ऑफ रोम 1957 के अंतर्गत। फिर मर्जर ट्रीटी आई थी 1965 में ब्रुसेल्स, ठीक है। इसमें एक एग्रीमेंट रीच हुआ था कि हम मर्ज करेंगे 3 कम्युनिटीज़ को, ECSC, EAEC और EEC, ठीक है। एक सिंगल संस्था हमको बनाना, अब अलग अलग संस्था बनते जा रही हैं। इसका नाम रखा गया था यूरोपियन कम्युनिटीज़ का। यूरोपियन कम्युनिटीज़, इसके बाद शेंगेन एग्रीमेंट 1985 आया था, ठीक है। इसने एक रास्ता खोल दिया था कि हम क्रिएट करेंगे ओपन बॉर्डर, आप हमारे यहाँ फ्री से आइए जाइए, बिना पासपोर्ट कंट्रोल के, बिटवीन मोस्ट मेंबर स्टेट। इसको 1955 में इन्होंने लागू कर दिया था। फिर सिंगल यूरोपियन एक्ट आ गया 1986 का, ठीक है। इसमें यह कहा गया था कि जो यूरोपियन कम्युनिटी है, जो कि कमिटेड है अपनी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, किसके मामले में? टाइम टेबल फॉर उन देयर इकोनॉमिक मर्जर। इसके अलावा इस्टेब्लिश किया जाएगा सिंगल यूरोपियन करेंसी को, और कॉमन फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिसी इस्टेब्लिश की जाएंगी, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। फिर आती है maastricht की ट्रीटी 1992 में, ठीक है। इस प्रकार से हमने यूरोपियन यूनियन का हिस्ट्री तो देख लिया है। अब इसके बारे में जो एडिटोरियल छपा है इसको हम देख लेते हैं। हाल ही में एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था, कार्बन न्यूट्रलिटी। एक प्रकार से प्रतिनिधि वर्ड बन गया था, एक प्रकार से ये कहावत बन गया था हाल ही, यदि कुछ टाइम पहले आप देखोगे तो, है ना। इसके होस्ट कंट्रीज कौन कौन सी थी? नॉर्वे, स्वीडन,
ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, जापान, कनाडा, कोस्टारिका, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप में एक नेट जीरो टारगेट को सेट करा था इन द मिड फॉर द मिडल एंड लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी। आने वाला 100 साल, इसके बीचों बीच में, हो सकता है आने वाले 50 साल में ही आप टारगेट हासिल कर लो, या फिर 50 साल के बाद नेट जीरो का टारगेट हम अचीव कर लेंगे, ऐसा अलग अलग देशों ने घोषणा किए थे। लेकिन इस मामले में सबसे ज़्यादा आगे था कौन सा? यूरोपियन यूनियन का कमिटमेंट, जो कि नेट जीरो को लेकर के किया गया था। ये चाहता है कि ये पहला कार्बन न्यूट्रल रीजन बन जाएगा, क्षेत्र बन जाएगा पूरे विश्व में 2050 तक। सबसे पहले हमें ये टारगेट हासिल करना है, ऐसा यूरोपियन यूनियन का कहना था। ठीक है, इसी ने लेकर के आया था यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील को जुलाई के महीने में पिछले साल, ताकि फोकस किया जा सके न्यू ग्रोथ स्ट्रेटजी में। इसका उद्देश्य ये था, हमें ट्रांसफॉर्म करना है यूरोपियन सोसाइटी को, किसमें? फेयर, वेल्दी, वन विथ मॉडर्न, रिसोर्स एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। इस मामले में हमको काम करना है, ऐसे यहाँ पर बताया जाता है। फिर यहीं से एक वर्ड निकल कर आता है CBAM, CBAM, कार्बन प्राइसिंग सिस्टम इसको माना जाता है। इसको क्यों लेकर के आया? ताकि हम अटेन कर सकें कार्बन न्यूट्रलिटी, मतलब कि इसमें जो हमें पैसा चाहिए वो पैसा हम कैसे करके प्राप्त करेंगे, कार्बन न्यूट्रलिटी इससे हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन ताकि भविष्य में अपना जो टारगेट है वो तेजी के साथ में अचीव कर पाएगा, है ना। इसने क्या लेकर के आया था? फिट फॉर 55 पैकेज लेकर के आया था। ठीक है, एक कम्युनिकेशन ऑफ इट्स 2030 क्लाइमेट टारगेट। सेकंड नंबर की बात यह है, इस पॉलिसी में जो प्रोविज़न किए गए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, शॉर्टकट में CBAM हम कहते हैं। तो ये एक प्रकार से कार्बन प्राइसिंग सिस्टम है जिसको प्रपोज किया गया है इंपोर्ट्स इनटू यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में यदि बाहर से कोई चीज़ आ रही है तो हम उसमें कार्बन प्राइसिंग सिस्टम लागू करने वाले हैं। अब CBAM ये सजेस्ट करता है कि हम टैक्स लगाएंगे किन पर? इंपोर्टेड गुड्स बेस्ड डिफरेंस बिटवीन कार्बन यूज इन प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंपोर्टेड गुड। उसमें हम थोड़ा सा अंतर करेंगे, हमारे देश में कितना कार्बन इस्तेमाल किया गया और बाहर से जो हमने मंगवाए हैं उसमें कितना कार्बन लगा है, उस हिसाब से हम टैक्स लगाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, फिर यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है EU ETS। अब इसको प्रपोज किया गया था किसको? कॉम्प्लीमेंट्री टू द EU एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। तो CBAM का जो ट्रांजिशन फेज है, यहाँ से वहाँ परिवर्तन हो रहा है, एक ही चालू हो जाएगा 1 जनवरी 2023 से। जितने भी इंपोर्टर हैं विल ओनली हैव टू रिपोर्ट। आप एक काम करिए, केवल आप हमें रिपोर्टिंग बस दे दीजिए, केवल आपको रिपोर्ट देना है। आप इस बात को ऑब्लिग नहीं रहोगे कि आपको फाइनेंशियल पेनाल्टी देना, आपको खाली रिपोर्टिंग करना है, आपको केवल हमें जानकारी शेयर करना है, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। वहीं देखा जाए तो जो CBAM है ना, ये अच्छे से काम करना चालू कर देगा 1 जनवरी 2026 से। सबसे पहले तो इसका ट्रांजिशन का पीरियड है जिसको शॉर्टकट में हम नाम देखे हैं वो वाला, फिर इसको CBAM को कंटिन्यू चालू रखा जाएगा कब से? 1 जनवरी 2026 से। अब इसमें जो भी मेजर्स इस्तेमाल किए गए हैं उसमें क्या है, हम देखेंगे ग्रेजुअल रिडक्शन। ऐसा नहीं कि एकदम से ही हमको कम कर देना है, हमें एक एक ग्रेड में इस चीज़ को कम करना है। किसका? फ्री EU ETS अलाउंस को। मतलब कि अभी जो बात हमने कही थी कि हम अब आपके ऊपर किसी प्रकार की पेनाल्टी नहीं लगाया जा रहा है, अब वो जो मुद्दा है उसको हम फ्री करेंगे धीरे धीरे करके। जो अलाउंस हमने दिए हैं, है ना, अलाउंस कवरेज ऑफ 10% पॉइंट्स पर ईयर एंड ए कंप्लीट फेज आउट बाय 2035। आगे फिर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, जो इसका इनिशियल फेज है
इसमें 5 CITE हैं, मतलब कि कार्बन इंटेंसिव ट्रेड एक्सपोर्ट सेक्टर है। उसमें कौन कौन शामिल है? आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी, इनको टैक्स लगाया जाएगा CBM के अंतर्गत में। यूरोपियन यूनियन क्लेम करता है कि ये जो CBM है इसका उद्देश्य आखिर क्या है? कार्बन जो लीकेज हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, उसको हम पता लगाएंगे। दूसरी बात, हम क्रिएट करेंगे एक लेवल प्ले फील्ड यूरोपियन यूनियन के प्रोड्यूसर को, है ना, उधर का लेवल इधर का लेवल। इसके अलावा हम इनकरेज करेंगे प्रोड्यूसर को इन अदर कंट्रीज टू एडॉप्ट क्लीनर टेक्नोलॉजी, है ना। जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ ज़्यादा कार्बन इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ पर हमें टैक्स देना पड़ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम क्लीनर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने माल को यूरोपियन यूनियन भेजेंगे। ये सारी चीज़ें CBM के अंतर्गत बताई गई। लेकिन इसको लेकर के कई सारी जो डेवलपिंग कंट्री है ना CBM में, वो इसका विरोध कर रही हैं। ठीक है, पहली बात, इसकी जो लीगलिटी है, ये लीगल है या नहीं है, इसको लेकर के चिंता। अब उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, आप उसमें किसी प्रकार का टैक्स मत लगाओ, एकदम फ्री माल की आवाजाही करो, आयात निर्यात। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस है, इसके नॉर्म का भी ये उल्लंघन कर रहा है। इसके अलावा ये देश डरे हुए हैं प्रोटेक्शनिज्म का। प्रोटेक्शनिज्म इसका मतलब ये है, हम अपने देश की ही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, हम बाहर से कुछ नहीं मंगवाएंगे, भले ही हम निर्यात कर देंगे, है ना। तो जो प्रोटेक्शनिज्म है इसको ये बढ़ावा देता है, ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज़ का कहना। हिस्ट्री ये प्रोवाइड करती है ऐसे कई सारे इंस्टांसेस हैं जहाँ पर कन्फ्लिक्ट देखने को मिला है डोमेस्टिक रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में। ठीक है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल कंसर्न को लेकर के कई बार, इसके अलावा ट्रेड ओपननेस को लेकर के, जैसे कि श्रिम्प टर्टल केस और जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफ अमेरिका एनर्जी वर्सेस केस ऑफ एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। और फिर जब कभी भी इसका डिसीजन आएगा तो फिर पर्यावरण के पक्ष में ही जाता है। दूसरी बात यह है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, वो अपनी चिंता जाहिर कर रही हैं कि आप जो रिवेन्यू को कलेक्ट कर रहे हो CBM के माध्यम से, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। यूरोपियन यूनियन का कहना है, हम जो टैक्स से रिवेन्यू प्राप्त करेंगे आपके इंपोर्ट के ऊपर लगा करके, वो हमारे बजट का एक हिस्सा रहेगा, यूरोपियन यूनियन के बजट में उसको हम शामिल करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट जनरेशन EU में शामिल होगा। तो एक रिसेंट इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था ताकि प्रोवाइड किया जा सके इकोनॉमिक सपोर्ट टू यूरोपियन मेंबर कंट्रीज जो कि इम्पेक्टेड हुई हैं कोरोना से। ऐसी जगह भी हम पैसा को फंसाने वाले, मगर कोई भी देश इस कदम से खुश नहीं होने वाला। जैसे कि मैं यदि यूरोपियन यूनियन में अपना माल भेज रहा हूँ और वो मेरे माल में टैक्स लगा दे रहा है, मेरे माल की प्राइस को, मेरे सामान की प्राइस को यूरोपियन यूनियन बढ़ा दे रहा है। दूसरी बात, अब मुझे वहाँ की चीज़ों से कंपटीशन करना पड़ेगा, हो सकता है मेरी चीज़ महंगी हो गई, वहाँ पर कम बिके। तो इनका ऐसा कहना है, वो टैक्स को ना आप हमें दो, ठीक है, हमें नहीं दे रहे हैं तो कम से कम गरीब लोगों को दे दो। यदि आप हमें दोगे तो हम उस पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे, हम उस इस्तेमाल का करेंगे अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, कार्बन न्यूट्रलिटी, ताकि हम जल्दी से हासिल कर सकें, ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ का कहना है ना। तो जो CBM रिवेन्यू को कलेक्ट कर रहा है, इट शुड बी यूज फॉर क्लीनर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज। उस पैसे का इस्तेमाल डेवलपिंग कंट्री में क्लीनर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में होना चाहिए, ये सबसे अच्छा इसका उपयोग है। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के रिलेशन को यहाँ पर बताया जा रहा है। पहली नंबर की बात यह है, यूरोपियन यूनियन इंडिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। दूसरे नंबर की बात यह है, इंडिया यूरोपियन यूनियन का 11वें नंबर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तीसरा फैक्ट ये है, 2019-20 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ के बीच में जो ट्रेड हुआ था वो था
63.8 बिलियन रुपए का। ठीक है, इंडिया का जितना भी ट्रेड हुआ उसका 11% हिस्सेदारी दोनों के बीच में रही है। किसके मामले में? गुड्स के मामले में। वहीं देखा जाएगा, ठीक है, जो टोटल है, टोटल ऑफ 1.9% ऑफ यूरोपियन यूनियन टोटल ट्रेड। यूरोपियन यूनियन ने जितनी भी ट्रेडिंग करी उसका 1.9% ट्रेड हुआ था माल का, वस्तुओं का 2020 में। इतना माल हमारे यहाँ आया था। इंडिया एक्सपोर्ट करता है ऑलमोस्ट 14% ऑफ इट्स ग्लोबल एक्सपोर्ट टू EU। 14% एक्सपोर्ट करते हैं हम किसको? यूरोपियन यूनियन को। यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं। तो अब ये सब तो बात अलग हो गई। अब हम भारत और यूरोपियन यूनियन के सिनेरियो को देख रहे हैं। बहुत काफ़ी टाइम पहले की बात है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही थी और फिर बात बीच में ही गायब हो गई। तो हाल ही में दोनों जो ग्रुप है, दोनों जो यूरोपियन यूनियन और भारत दोनों पक्ष है ना, ये अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो बातचीत है इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को काफ़ी टाइम से जो स्टार्ट थी, है ना, अब उसमें पिकअप हमको देखने को मिला। और ऐसा माना जा रहा है इसको शेड्यूल किया गया था जून के महीने में। अब टारगेट रखा गया है FTA में जितने भी नेगोशिएशन है, जो भी कम ज़्यादा चीज़ें करना है आपको 2023-24 तक का हमने टारगेट रखे। दोनों जो पक्ष हैं वो कमिटेड हैं, हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना। दूसरी बात ये है कि अभी हाल ही में जो रिसेंट प्रोग्रेस आप देख रहे हो किसमें? इंडिया EU अलायंस में इन्होंने ओपन कर दिए हैं प्रोस्पेक्ट ऑफ किसका? कस्टमाइज्ड पार्टनरशिप का। इसके अलावा म्यूचुअल ग्रोथ हो रही है दोनों देशों के बीच में। तो आप एक काम करिए ना, टैक्स मत लगाइए CBM के अंतर्गत, इसकी बजाय आप दोनों पक्ष कोऑपरेट करिए आपस में, ताकि बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया जा सके क्लीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी इंडिया में। यूरोपियन यूनियन कह रहा है, को कहना है भारत का कि आप हमारे यहाँ पर क्लीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करिए। इसके अलावा हेल्प करिए क्लीनिंग अप प्रोडक्शन इन इंडिया, है ना, जो प्रोडक्शन है हमारा वो क्लीन अप रहे, इसमें आप हमारी हेल्प करिए। तो इस प्रकार की जो पार्टनरशिप है वो इंश्योर कर देगी कि दोनों पक्ष, है ना, कि अपने अपने एजेंडा हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। इसके अलावा जो सस्टेनेबिलिटी फुलफिल्ड होगी, ये चीज़ दोनों के लिए ही फायदेमंद वाली है, विन विन सिचुएशन। अगला जो आर्टिकल है वो हम देखने वाले हैं हेट स्पीच से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझने की कोशिश करना है कि हेट स्पीच आखिर होता क्या है। संविधान में देखा जाए ना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम क्लियर परिभाषा नहीं दी गई है हेट स्पीच आखिर होता क्या है। नॉर्मली हेट स्पीच के अंतर्गत क्या आ जाता है, इसका मतलब ऐसा है कि ऐसे वर्ड्स जिसका इंटेंट ऐसा है, आप क्रिएट कर रहे हो हेट को, है ना, आप घृणा को फैला रहे हो पार्टिकुलर किसी ग्रुप के मामले, किसी ग्रुप के लिए। और ये जो ग्रुप है कोई कम्युनिटी हो सकती है, रिलीजन हो सकता है या फिर रेस हो सकता है। जैसे कि पता चला आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो जिससे हिंदुओं की भावना आहत हो, उनके बीच में घृणा फैल जाए, या फिर आप मुसलमानों के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट दे दो जिससे उनके खिलाफ लोग घृणा करने लग जाए। बाद में देखो ये जो बाद में बोला हूँ उसका कोई मतलब है या नहीं है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इस बात से है मैं जो बोला हूँ उससे हिंसा यदि भड़क रही है तो वो हेट स्पीच के अंतर्गत आ जाता है, ऐसा नियम कानून बोलते हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने रिसेंटली पब्लिश किया था एक मैनुअल, ताकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है ना, जो कि काम करती हैं साइबर हरासमेंट केसेस, जो डिफाइन करता है हेट स्पीच को एज ए लैंग्वेज जो कि डेनिग्रेट करती है। डेनिग्रेट करने का मतलब होता है बदनाम करना, इंसल्ट करना, थ्रिएट करना या फिर टारगेट करना इंडिविजुअल जो कि बेस्ड है किस पर, उसकी आइडेंटिटी को लेकर।
इसके अलावा अदर ट्रेड जैसे कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें भी यदि आप कर रहे हो तो ये हेट स्पीच के कैटेगरी में चला जाता। 267वें नंबर की जो रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, उसमें हेट स्पीच के बारे में बताया गया था आप इंसाइटमेंट कर रहे हो टू हेटेड, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, उकसा रहे हो किसी को कि आप उनसे घृणा करिए, तो ये सही नहीं है, ये लोग हमारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं, हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी को डिफाइन किया गया है इन ए टर्म ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ एंड लाइफ। एडिटोरियल में हम ये समझने की कोशिश करेंगे यदि कोई हेट स्पीच दे रहा, मान के चलिए नुपुर शर्मा के केस में उसने हेट स्पीच दी थी प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर के, तो एडिटोरियल में लेखक का कहना ना केवल नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, इसके अलावा ऐसे लोग जैसे कि कुछ मुसलमान लोगों ने राजस्थान में एक व्यक्ति की गला काट करके हत्या कर दी, यही कुछ बात हमें एक और दूसरी जगह घटना भी सामने आई थी, उस व्यक्ति की भी हत्या कर दी गई थी। तो एक जो कि हेट स्पीच दे रहा है उसको ख़त्म करना है, मतलब हेट स्पीच को ख़त्म करना है, देने वाले को नहीं, उसको सज़ा देना। दूसरी बात, ऐसे लोग जो कि हेट स्पीच के चलते चलते क्राइम कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा सोचने लग जा रहे हैं कि कोई इसका डिसीजन नहीं लेगा, इसका डिसीजन हम ही लेंगे, हम ही सज़ा देंगे उसको, है ना। तो दोनों को मैनेज करके चलने की ज़रूरत है, इसमें किसी प्रकार का पॉलिटिकल व्यू नहीं रखना है। तो जो आर्टिकल है वो कहता है क्या, घृणा, अपराध और सज़ा, ठीक है। घृणा यदि आप फैला रहे हो तो वो एक प्रकार का अपराध है, और उसके लिए सज़ा का प्रावधान कैसा रहेगा। यदि कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और किसी की भावनाओं को आहत कर रहा है, इस पर हिंसा यदि हो रही है तो इसके लिए कोई प्रकार का टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस रहना चाहिए। इंडिया का जो कानून बने हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के बिल्कुल क्लियर हैं अबाउट रीजनेबल ऑफ राइट टू एक्सरसाइज, कि कैसे करके आप इसका इस्तेमाल करोगे। लेकिन जो हेट स्पीच है ना, डायरेक्टेड होती है किधर, कम्युनिटीज़ को, एंड इंटेंडेड टू फैन कम्युनल हेटर्ड इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द लॉ। जो कि हेट स्पीच है पार्टिकुलर कम्युनिटी, इसके अलावा इसका इंटेंट रहता है क्या करना, कम्युनल हेटर्ड को फैलाना, हमारे नियम कानून में क्लियरली इसका वर्णन नहीं किया गया। फिर भी कुछ कुछ प्रोविज़न्स है जो कि इस लॉ में किए गए हैं, ठीक है, जिनको आप इंटरप्रिटेट कर सकते हो एज ए अलाउइंग फॉर क्रिमिनलाइजिंग ऑफेंस, ठीक है। ऐसे ऑफेंस उनके खिलाफ आप कैसे कार्रवाई करोगे, इसको यहाँ पर बताया गया। पार्टिकुलरली दोज हु आर इनसाइट वायलेंस, उनके मामले में हम बात कर रहे हैं। देखिए, तो देखा जाए तो काफ़ी टाइम से एकदम सही डिमांड रही है, डिमांड लॉ कमीशन ने भी किया है कि ऐड करिए स्पेसिफिक प्रोविज़न इंडियन पीनल कोड में, ताकि हम टैकल कर सके हेट स्पीच को। चौथे नंबर की बात ये है, ये क्या है, एक प्रकार का इम्पेरेटिव है कि जो लॉ मेकर्स हैं वो काम करते हैं इस पर, स्पेशली इन द एज ऑफ ऑनलाइन मीडिया एंड मैसेजिंग। आज के टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आज का समय ऑनलाइन मीडिया का है, मैसेजिंग का, ठीक है, जहाँ पर इस प्रकार के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और जो प्रॉब्लम है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। देखिए, देयर इज़ नो जुरिडिक्शन फॉर एनी फॉर्म ऑफ हेट स्पीच टू बी काउंटर्ड विथ वायलेंस। यहाँ पर जुरिडिक्शन में किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है ताकि हेट स्पीच को जो हेट स्पीच है वायलेंस को काउंटर कर रही है उसको हम काउंटर कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हमें जीरो टॉलरेंस अपनाने की ज़रूरत है। अभी कुछ अमरावती महाराष्ट्र का एक इंसिडेंट बताया जा रहा है। नुपुर शर्मा का जो कमेंट था
उसको किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। उमेश कोहले उसका नाम था। फिर इसकी डेथ हो जाती है, 3 लोगों के द्वारा इसका मर्डर कर दिया जाता। सेम टू सेम कन्हैया लाल उदयपुर, ये एक टेलर थे, इनकी गला काट करके हत्या कर दी गई थी। दोनों ही जो मामले हैं उसमें आप क्या देख रहे हो कि मुसलमान लोग जो है भड़क गए हैं, हेट करने लग गए हैं, भड़क गए हैं, है ना। किसके ऊपर? प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जो रिमार्क्स किया गया था बीजेपी की जो लीडर थी नुपुर शर्मा, उनके द्वारा। इसी के चलते चलते इस प्रकार की एक घटना हुई है। अभी हाल ही में इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है एनआईए के द्वारा, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि इस प्रकार के जो अपराधी हैं जो इन्वॉल्व है प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में इस मर्डर के, मस्ट बी ब्रॉट टू बुक। उनको आप जेल में डालो और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट आप दीजिए उनके क्राइम के लिए, ठीक है। अभी हाल ही में इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अर्जेंट बात ये हो गई है आज के टाइम में, अर्जेंट चीज़ आखिर है क्या? यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट है, आप जल्दी से जल्दी लोगों को विश्वास तो दिलाइए कि आप जो है कम्युनल मेलजोल के साथ में रहिए, हिंदू मुस्लिम आप लोग हो एक साथ में रहिए। इसके अलावा द परवेयर ऑफ द हेड पीस एंड दोज इंडल्जिंग वायलेंस, जिसने अपराध किया है, जिसने हेट स्पीच फैलाया है, दोनों को सजा देने का काम है हमारा। ऐसा आप जनता में विश्वास फैलाइए। अब जस्टिस और एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ द लॉ, जस्टिस क्या कह रहा है और रूल ऑफ लॉ क्या कहता है। तो न केवल रूल ऑफ लॉ शुड ओनली बी सीन इन टू बी डन, ठीक है। न्याय न केवल दिखे बल्कि न्याय को फेयर मैनर में हमें अप्लाई भी करना है, ठीक है। और हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसी धर्म विशेष को एंगल को लेकर के अपना निर्णय नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसके अलावा यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, इनको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए रिप्रेसिव मेजर को, कि एक को दबा दे रहे हैं दूसरे को उठा दे रहे हैं। ये चीज़ यहाँ से सरकार को बचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, इनकी सहायता से आप किसी एक धर्म को दबाने का काम मत करिए, ऐसा यहाँ पर लेखक का कहना है। चौथे नंबर की बात ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी रहती हैं ना, जितने भी हैं, सब की राय कैसी है? एक सी है। लेकिन स्पेशली जो कि पावर में हैं मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम फैनिंग कम्युनल हेटर्ड। लेकिन आपको कम्युनल हेटर्ड की फैन नहीं बना कि हम उनकी तरफ पक्षधारी कर रहे हैं, मतलब उनका बचाव कर रहे हैं। अगला आर्टिकल जो आप देख रहे हैं वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको यदि मोटे तौर पर हम देखें ना, इसमें ये कहा जाता है फार्मा कंपनियां यदि डॉक्टर को कुछ चीज़ें मुफ्त दे रही हैं और उस मुफ्त के चक्कर में आप टैक्स से बच जा रहे हो, तो ये एक प्रकार से गलत है। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि आप उनको फ्री वाइस नहीं दे सकते हैं। जिस प्रकार ने कोर्ट ने इस चीज़ को डॉक्टरों के मामले में अप्लाई किया है, इसी बात को कोर्ट दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकती है, ताकि जो टैक्स की चोरी हो रही है वो उसको रोका जा सके, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। दूसरी बात, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसा कर रही हैं तो उस मामले में भी ये नियम कानून लागू होते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो जो डॉक्टरों को दी जाने वाली मुफ्त सुविधाएं हैं ना, इस पर कटौती का दावा करने के लिए जो, ठीक है, शीर्ष प्रयोगशालाएं थी, इन्होंने एक याचिका दायर करी थी। उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उसमें यह कहा गया था कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि फ्री वाइज दे रही हैं, किनको डॉक्टर को मुफ्त चीज़ें दे रही हैं, मुफ्त सुविधाएं दे रही हैं, पूरी तरह से लॉ में इसको प्रोहिबिट किया गया है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखा था। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 371 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961।
अब ये जो फ्री वाइज है, इसके चलते चलते जैसे कि आपने LIC करवा ली और बोल रहे हैं कि हम जो है इनकम टैक्स में छूट दीजिए, इस प्रकार की छूट हम नहीं देने वाले हैं, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, इससे क्या होगा, जो अनएथिकल और जो इलीगल प्रैक्टिस चल रही थी फार्मा सेक्टर में ना, वो अब बंद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन मैन तो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। एक प्रकार से ये जो केस है ना, वो मिसयूज़ का है। पहली बात ये है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, इन्होंने मिसयूज़ किया है लेजिस्लेटिव गैप्स का। ठीक है, जो कि लंबे समय से कायम था, परपिटेट था, द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ गिविंग फ्रीबीज टू डॉक्टर। पहली बात, वो मुफ्त चीज़ें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो अपने ब्रांड का प्रमोशन करवा रही डॉक्टर के द्वारा, उसको वो फ्री वाइज के रूप में दे रही। ठीक है, यहाँ तक कि इसको प्रोहिबिट किया गया है लॉ में, जो लॉ चल रहे हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, उसमें भी ये चीज़ को मना किया गया। ठीक है, तो ये जो केस है, कंपनी वाज गिविंग आउट फ्री वाइज टू डॉक्टर इन ऑर्डर फॉर देम, ताकि क्रिएट किया जा सके क्या चीज़, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ सप्लीमेंट इट वाज मैन्युफैक्चरिंग कार्ड जिंकोविड। हम एक चीज़, एक दवाई बना रहे हैं, मैं डॉक्टर हूँ, फार्मा कंपनी मेरे से उसका प्रचार प्रसार करवा ले रही है एक प्रकार से, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जिंकोविड। अब इसके बदले में आपको कुछ फ्री वाइज मिल जाएगी। एक बात ये भी कही गई थी कि अदालत को भी समझने की ज़रूरत है, ये उसकी जिम्मेदारी है, वो सामाजिक उद्देश्य को समझे जो विशिष्ट प्रावधान के अधीन में काम कर रहे हैं। 10 फार्मास्यूटिकल कंपनीज गिफ्टिंग फ्री वाइज टू डॉक्टर। ठीक है, ये क्लियरली प्रोहिबिटेड की गई है नियम कानून में, लॉ में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, तो जो अंडर सेक्शन 37(1) है, आप चाह रहे हैं उसमें हमें डिडक्शन मिले, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, और ऐसा यदि हो रहा है तो उसका मतलब ये है पब्लिक पॉलिसी को हम अंडरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए ना तो ये संविधान के बिल्कुल विपरीत है और बिल्कुल बेकार की बात है। उसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के जो निर्णय थे उसको उसने क्या करा है, बरकरार रखा। इसकी डेट थी 1 अगस्त 2012 की, अप्लाई कर दिया है इसको अपने केस में। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो रेगुलेशन है 6.8 ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट इक्विटी एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002 फ्रेम किया गया था अंडर मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंतर्गत। आजकल इसको क्या है, रिपील कर लिए हैं और सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, मर्ज कर दिए हैं किसमें, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में। इनका भी उन्होंने उल्लेख करा था। इसके अलावा उन्होंने हाईलाइट किया था कुरैशी 2007, 2 SSC 759 एंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस खेमचंद मोतीलाल जैन का केस, ताकि ये आप शो कर सकें कि जो टैक्स देने वाला लोग है, SSC जिसको बोला जाते हैं, वाज नॉट ए विलफुल पार्टिसिपेंट, वो जानबूझकर अपराध करने वाला अपराधी नहीं है, पार्टिसिपेंट इन एनी ऑफेंस या फिर इलीगल एक्टिविटी जो कि प्रोहिबिटेड की गई है लॉ के द्वारा। इसके अलावा जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का एक व्यू आया था उसको यहाँ पर ओवर रूल कर दिया गया, मतलब कि ख़त्म तो नहीं किया गया है, ये ना माने हो कि अब ये माने होगा। किस प्रकार के केस में, PHL फार्मा 2017 एंड मैक्स हॉस्पिटल 2014 में ये एक व्यू आया था। कोर्ट का कहना है जो रेगुलेशंस हैं 2002 के वो अप्लाई रहेंगे फार्मा कंपनीज में भी, इसलिए आप उसका सहारा नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार का कोर्ट आपको अलाउ नहीं कर सकती है क्योंकि ये चीज़ लंबे समय से चली आ रही, परपिट्यूएट होते जा रही है, इलीगलिटी ऑफ वायलेशन ऑफ नॉर्म्स बाय द डॉक्टर। इसके अलावा कोर्ट ने डॉक्टर और मरीज के बीच में एक संबंध बताया। मैं मरीज हूँ, यदि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर मुझे जो बोलेगा मैं वो करने को तैयार रहता हूँ, भले ही मैं उस दवाई को अफोर्ड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। डॉक्टर के द्वारा जो शब्द कहे गए हैं दवाई को लेकर के, वो मेरे लिए लास्ट होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कंपनियां क्या काम करती हैं ना, अपने प्रचार प्रसार के लिए डॉक्टरों का सहारा लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसा इसमें बताया जाता है। और इस प्रकार से ये जो मुफ्त उपहार रहते हैं ना,
इससे उस दवाई की कीमत बढ़ जाती है जिसका उपयोग गरीब आदमी कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार उनकी लागत में आप इसको शामिल कर दे रहे हो कि हमने डॉक्टर से ये काम करवाया है, हमारी लागत भी लागत के रूप में हो गई वो चीज़, है ना। तो उसको वो दवाई में शामिल कर देते हैं और उसको फिर ग्राहक लोगों से वसूल करते हैं। इसका मतलब ये है सार्वजनिक रूप से जो हानिकारक चक्र है ना वो चलते रहता है। अब ऐसा ये जो फैक्ट था इसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर, ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग जो कमेटी थी किस पर गठित की गई थी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 45वें नंबर की रिपोर्ट में, इसकी डेट थी 4 अगस्त 2010 की, इस बात का उल्लेख किया गया था। फिर यूएस के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जाते हैं, है ना, कि सपोर्ट के लिए। सेक्शन 6002 किसका, अफोर्डेबल केयर एक्ट ए का 2010 का क्या कह रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली हैं, चाहे वो ड्रग बना रही कोई कंपनी, चाहे डिवाइस बना रही या फिर बायोलॉजिक और मेडिकल सप्लाई करने वाले, आपको टाइम टाइम में रिपोर्ट करना पड़ेगा किसको, सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विस को। क्या क्या चीज़, आपको 3 कैटेगरी की जानकारी हमें देना। पहली बात, पेमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू सच एज मील्स, ट्रेवल रिम्बर्समेंट, इसके अलावा कंसल्टिंग फीस। 3 चीज़ की जानकारी दीजिए, खाना की सुविधा, दूसरी बात ट्रैवल का अलाउंस और तीसरी बात कंसल्टेंट की फ़ीस। इनका हमें टाइम टाइम में जानकारी दीजिए। तो ये जो इंक्लूड किए गए एक्सपेंस है ना, बोर्न किए जाते हैं मैन्युफैक्चरर के द्वारा, कोई निर्माता कंपनी इनको वहन कर रही है, जैसे कि स्पीकर की फ़ीस, ट्रैवल, गिफ्ट, होनोरिया, एंटरटेनमेंट, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, एजुकेशन ग्रांट एंड रिसर्च ग्रांट इत्यादि के रूप में। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि केस की सुनवाई हो रही है और रिटेल प्राइस का मुद्दा ना उठे। मैक्सिमम रिटेल प्राइस से दवाइयाँ अधिक कीमत पर बेचने का मुद्दा भी यहाँ उठा था। उनका कहना है ऑलरेडी से हमारे पास नियम कानून हैं, इसके बाद भी हम रोक नहीं पा रहे हैं इस प्रकार के अफेंस को।